ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस। इंग्रेस में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में आज हम देखेंगे 12th का लेक्चर, 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स, इनको हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स, हैलाइड्स। अब ये जो कॉमन नेम जो है, कॉमन लैंग्वेज में एल्किल हैलाइड यूज करते हैं क्योंकि एल्किल का डेरिवेटिव है ये। कोई भी एल्केन हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिया CH4 और इसके अंदर क्लोरीन लगा दिया और सनलाइट के अंदर रिएक्शन करा तो ये CH3Cl प्लस HCl, एक बार मैंने रिएक्शन करा, क्लोरीन का एक हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन लगा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये एल्केन का डेरिवेटिव है। तो एल्किल हैलाइड जो है, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स। तो मेनली ये है कि हाइड्रोकार्बन को बेस मान के हम ये पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन से ही हर चीज बनी है, चाहे वो एल्किल हैलाइड हो, अल्कोहल्स हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो जितने भी हैं वो हम ये मानते हैं कि एक बेस है हमारा हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स होती है। उसमें जो है अलग अलग एटम हम रिप्लेस करके कुछ नए नए जोड़ के अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें बेसिक जो है वो एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड जो है वो कॉमन नेम है, ठीक है। IUPAC के अंदर ये हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स इसलिए क्योंकि हेलो जो है, हेलो हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको रिप्रेजेंट करता है। कोई भी हेलोजन एटम इसमें लगा होगा और वो जो है वो एल्केन में लगा होगा, एल्केन में, क्योंकि IUPAC जो है वो हैलाइड्स को सब्स्टिट्यूएंट मानता है, कोई मेन फंक्शन ग्रुप नहीं मानता, सब्स्टिट्यूएंट मानता है हेलोजन को, इसलिए हेलो वर्ड पहले लिखा जाता है। IUPAC नेम के अंदर आपको पता होगा जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको पहले लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है और एल्केन को फिर हम बाद में लिखते हैं, वर्ड रूट जो है वो हम बाद में लिखते हैं। तो हेलो एल्केन्स जो है, तो सिंपल से कुछ और जो है वो एल्किल हैलाइड अगर हम देखें तो जैसे ये है CH2Cl2, ये भी एल्किल हैलाइड है, या फिर CH2Cl और CH2Cl, ये भी एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड बहुत सारे तरह के हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन या किसी भी चीज का टाइप देखने के लिए आपको एक बेस लेना होता है कि किस बेस पे कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड वैसे कई सारे बेस पे या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कई सारे बेस पे क्लासीफाई हम कर सकते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड के केस में अभी हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, के हैलोजन एटम्स कितने हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड देखें। अब यहां पर जो बेस है, बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि कितने हैलोजन एटम लगे हैं, ठीक है। जैसे हम गाड़ियों में क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर 2 टायर हैं तो 2 व्हीलर, 3 टायर है तो 3 व्हीलर, 4 टायर है तो 4 व्हीलर, ठीक है। ऐसी तो इसके ऐसी के हैलोजन एटम्स कितने हैं? अगर एक हैलोजन एटम है तो उसको बोलेंगे मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड। एक हैलोजन एटम है तो उसको बोलेंगे मोनोहैलाइड। जैसे एग्जांपल यहां पे कर दें CH3Cl, तो इसके अंदर सिर्फ एक है, तो चेन और भी बड़ी हो सकती है, जैसे CH3, CH2, ऐसे कर करके मैं कितना भी चेन लगाऊं और CH2Cl मैंने लगा दिया, तो ये भी मोनोहैलाइड है। तो अगर एक हैलोजन एटम है तो वो मोनोहैलाइड कहलाएगा, और अगर 2 हैलोजन एटम है तो वो डाइहैलाइड कहलाएगा। तो ये ध्यान रहे आपको, मोनोहैलाइड सिंगल हैलोजन एटम, डाइहैलाइड, अब ये डाइहैलाइड की प्रॉपर्टी है कि 2 हैलोजन एटम्स होते हैं, डाइहैलाइड। तो नाम से ही है, साइंस जो है वो दिमाग वाले के लिए बहुत आसान है, क्योंकि जो है साइंस जो है वो पीछे से कोरिलेट होता रहता है, जो चीज हो चुकी है उसका एडवांस वर्जन ही कुछ नया पढ़ाते हैं। तो डाइहैलाइड आपको पता है 2 होता है, तो डाइहैलाइड मतलब 2 हैलोजन एटम, तो जिसके अंदर 2 हैलोजन एटम होंगे, तो जैसे CH2Cl2 ये, या फिर कोई भी आप चेन ले लें, जैसे CH3 CH, यहाँ पे Cl लगा दिया, और यहाँ पे कितनी भी चेन ले लें और CH2Cl, 2 हैलोजन एटम होंगे पूरे ही कंपाउंड में। अगर पूरे कंपाउंड में सिर्फ 2 हैलोजन एटम है और एल्केन का चेन है, एल्किल का चेन है, तो वो डाइहैलाइड होगा, ठीक है।
अब आता है ट्राई हेलाइड। तो ट्राई हेलाइड में क्या होता है, 3 हेलोजन एटम, तो नाम से ही है ट्राई हेलाइड, तो 3 हेलोजन एटम ट्राई हेलाइड, ट्राई हेलाइड 3 हेलोजन एटम। जैसे बात करें CCl3H, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHCl3, CHCl3 भी लिख ले, CHCl3, CHCl3, तो ये भी है 3 हेलोजन एटम। तो यहां पर भी वैसा ही है कि अगर कि कोई सी भी मैं चेन अगर लूं, जैसे मैं यहां पे कोई सी भी चेन लूं और इसमें सिर्फ 3 हेलोजन एटम अगर मैं लगा दूं, तो कोई सी भी चेन लेके 3 हेलोजन एटम CH3, फिर यहाँ कितनी भी लंबी चेन लेके CH और ये CH और ये CH2 CL CL CL, सिर्फ 3 हेलोजन एटम होंगे, तो ट्राई हेलाइड कहलाएगा। अब वो है कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे अरेंज है, उससे हमें ज़्यादा लेना देना ही है। आपके लेवल पे वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th लेवल पे, 12th लेवल पे डाई हेलाइड्स का ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, ट्राई हेलाइड का ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है। ट्राई हेलाइड जो है वो आपके कोर्स में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है लैब के अंदर। 2-4 नेम रिएक्शन भी है क्लोरोफॉर्म के आपके, एक तो RTR रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन, और एक और हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड हॉफमैन्स रिएक्शन भी है एक, जिसमें क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। तो डाई हेलाइड के अंदर मेन जो है वो आपका डाई हेलाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डाई हेलाइड में ये वाली जो चीज है ये मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, MDC बोलते हैं इसको क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। MDC मार्केट में से MDC के नाम से जाना जाता है, मिथिलीन डाइक्लोराइड। वेरी 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 गुड पेंट रिमूवर, बहुत अच्छा पेंट रिमूवर है ये मिथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, होता ये है कि आपने देखा होगा विजय माल्या का कंपनी था किंगफिशर एयरलाइंस, तो किंगफिशर एयरलाइंस जो था वो जब बैंकरप्ट हो गया तो इसके जो प्लेन्स थे वो फिर स्पाइस जेट ने और बाकी जो है उन एयरप्लेन कंपनी ने खरीद लिया। अब उनका अपना ब्रांड है, स्पाइस जेट जो है जनरली शायद अलग कलर का है और किंगफिशर अलग कलर का है। तो किंगफिशर का पेंट पूरा तो उसमें करता ही है, एरोप्लेन को डिसेंबल कर देते हैं, उसके विंग्स अलग निकाल देते हैं, टेल अलग निकाल देते हैं, बॉडी अलग निकाल देते हैं, और उनको पूरा का पूरा जो है बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं उसमें मिथिलीन डाइक्लोराइड भरा होता है, उसके अंदर डिप करते हैं। 2-4 घंटे डिप करने के बाद पूरा पेंट निकल जाता है, पूरा पेंट, और फिर उसके हिसाब से निकलता है। गाड़ियों के अंदर भी जो पेंट रिमूवर यूज होता है वो मिथिलीन डाइक्लोराइड होता है। अगर मिथिलीन डाइक्लोराइड यहीं पे गिर गया तो पेंट तो हटा ही देगा। अभी डिपेंड ये करता है कितनी देर के लिए है और कितना वो इरोजन करेगा पेंट का। ठीक है, तो ये हमारा मिथिलीन डाइक्लोराइड। अब जो है वो टेट्रा हेलाइड्स है। तो ट्राई हेलाइड आपने देखा, अब देखते हैं टेट्रा हेलाइड। तो टेट्रा हेलाइड के अंदर ये है कि 4 होंगे टेट्रा हेलाइड। तो अगर 4 हेलोजन एटम है, 4 हेलोजन एटम, इफ द एल्किल हेलाइड कंसिस्ट ऑफ 4 हेलोजन एटम देन इट इज कॉल्ड एज टेट्रा हेलाइड। तो अगर 4 हेलोजन एटम है जैसे CCl4 ये टेट्रा हेलाइड है, 4 हेलोजन एटम। और भी चेन लगाओ आप और वो लगा दो 4 हेलोजन एटम, टेट्रा हेलाइड हो जाएगा। टेट्रा हेलाइड के अंदर CCl4 जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले जो है फायर एक्सटिंग्विशर के काम में यूज होता था, क्योंकि हेलोजन जो एटम है ये फायर रिटार्डेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है, फायर रिटार्डेंट भी है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है। फायर रिटार्डेंट जो फायर को लगने ना दे वो फायर रिटार्डेंट है। फायर एक्सटिंग्विशर का वो होता है जो फायर लग जाए और उसको बुझा दे। तो दोनों ही काम करता है हेलोजन, एल्किल हेलाइड दोनों ही काम करता है, फायर रिटार्डेंट भी है। जैसे अपहोल्स्ट्री जो यूज होती है, जो रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा लेदर यूज होता है, PVC यूज होता है, तो उसके सबके अंदर एल्किल हेलाइड कुछ फायर रिटार्डेंट डले होते हैं। PVC जो है वो खुद नहीं जलता, ठीक है ना। तो PVC आर्टिफिशियल लेदर, तो PVC जो है पॉलीवाइनिल क्लोराइड वो। तो ध्यान रहे एल्किल हेलाइड जो है वो बहुत अच्छे फायर रिटार्डेंट है और फायर एक्सटिंग्विशर भी आप इनको बोल सकते हैं। तो CCl4 जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज होता था, और ये यूज होता था अंडर द ट्रेड नेम पायरीन यूज होता था। पायर जो वर्ड है ये फायर के लिए बना है, पायरीन मतलब फायर रिटार्डेंट, फायर एक्सटिंग्विशर आप इसको बोल सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बात करें तो 4 तरह के हेलाइड्स हैं हमारे। मोनोहेलाइड जहां पे 1 हेलोजन होगा, डाइहेलाइड 2 होंगे, ट्राइहेलाइड 3 होंगे, टेट्राहेलाइड 4 होंगे। इसमें जो है वो आपका डाइहेलाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइहेलाइड को और पढ़ते हैं थोड़ा सा डीप में, ठीक है। तो डाइहेलाइड देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ डाइहेलाइड पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डाइहेलाइड,
टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड। अब ये तो पता ही है आपको, दो हेलोजन एटम होंगे डाइहैलाइड के अंदर, दो हेलोजन एटम। अब दो हेलोजन एटम हैं कैसे? तो टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हेलोजन एटम, कि एल्किल हैलाइड जो एल्किल चेन है उसमें अरेंजमेंट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अब यहां पे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम्स, यहां पे अरेंजमेंट है, एंगेजमेंट नहीं पढ़ना, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। तो कैसे अरेंज हुआ है हेलोजन एटम? तो इसके ये तीन तरह के हैं। एक होता है जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं। पिंकिया, रिंकिया के पापा पिंकिया, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, डाइहैलाइड। एक होता है विसिनल डाइहैलाइड, एक होता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। और एक होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है हमारा, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ठीक है, ये है हमारा। तो जेम डाइहैलाइड जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम होंगे, व्हेन एल्किल हैलाइड, द एल्किल हैलाइड इन विच टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन। तो जैसे यहां पे हम बात करें CH3, Cl और CH3, तो एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम यहां पर लगे हैं, एक यहां पर लगा है, तो एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम है। तो एक ये है और एक हमारा ये है, और ये है सिर्फ सिंगल कार्बन एटम पर, यानी एक ही कार्बन एटम पर दो हेलोजन एटम जब हम लगे होंगे, तो दैट इज जेम डाइहैलाइड, ठीक है। अब याद कैसे करना है? मेन इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि आपने कितना घंटा डिवोट कर दिया, कितना घंटा आपने बुक देखते देखते निकाल दिया, या कितना घंटा आपने सोशल लाइफ से कट ऑफ करके आप अपने आप को बैठ गए और कितना घंटा आपने डिवोट कर दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितना याद है, कितना याद आपने कर लिया, और आने वाले टाइम में आपको कितना याद रहेगा। अब होता ये है कि जितना आप पढ़ोगे उतना कन्फ्यूजन होगा, डेफिनेट। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, ठीक है, वो बात है। तो जितना आप पढ़ोगे उतना कन्फ्यूजन तो होगा। तो कन्फ्यूजन को दूर कैसे किया जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू एलिमिनेट द कन्फ्यूजन, तो वो होता है कुछ टिप्स से, कुछ ट्रिक्स से। अब मुझे कैसे याद है? तो मुझे ऐसे याद है कि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन, तो मैं जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी कन्फ्यूजन होता है, जेम ये वाला है कि ये वाला है। तो उसमें होता ये था कि मैं जब एक बार मैं उधर मेस में था, तो उन्होंने मेस में वो बटर जैम टोस्ट देते थे हमें, एक ही ब्रेड के ऊपर बटर भी लगाते थे और जैम भी लगाते थे। जब से मुझे याद है कि एक ही कार्बन पर ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन, तो जेम डाइहैलाइड। तो एक ही टोस्ट, जो हमारा ब्रेड का जो टोस्ट है उसको पहले वो टोस्ट बना लेते थे, ऊपर जैम और नीचे बटर लगा के देते थे। तो जेम ब्रेड, वो जेम बटर ब्रेड, जेम बटर टोस्ट जो था, उससे मुझे फिर वो याद हो गया जेम डाइहैलाइड। अब आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर लिए, ये थोड़ा इजी है कि एक ही ब्रेड के ऊपर जेम नीचे बटर, तो एक ही कार्बन के ऊपर भी हेलोजन नीचे भी हेलोजन, दैट इज जेम डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड वो है जिसमें एक ही कार्बन पर विसिनल डाइहैलाइड वो है जिसमें जो अगल बगल वाले कार्बन पर, जैसे CH3 CH2 Cl और Cl, यहाँ पे H लगा देंगे ये। तो अगल बगल वाले कार्बन पर when the two halogen atoms are present to the adjacent carbon atom, तो V का मतलब, तो V से याद कर लें, V विसिनल, तो विसिनल को V पकड़ लेना आप, V पकड़ लेना, विसिनल में अगल बगल में, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, तो V, इधर भी हेलोजन एटम और इधर भी हेलोजन एटम, तो दो अगल बगल वाले कार्बन पर, अगल वाले, विसिल मतलब अगल बगल, ये V बनता है ना, तो अगल बगल की उंगलियों पे हेलोजन एटम लगा होगा, तो दैट इज विसिनल। तो विसिनल के अंदर क्या होगा, अगल बगल के कार्बन एटम पर हेलोजन एटम लगा होगा, दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है हमारा, अगल बगल के कार्बन एटम पर। अब चेन कितनी भी लंबी हो उससे कोई मतलब नहीं है, और ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो, शुरू में प्रेजेंट हो या बीच के दो कार्बन पे प्रेजेंट हो, कहीं पर भी हो, दैट इज विसिनल डाइहैलाइड।
विसिनल डाइहैलाइड। तो याद करें कि विसिनल का मतलब है वी। अब आपको ट्रिक भी ऐसी लगानी है जो नाम से फौरन आ जाए, कोई ऐसी ट्रिक नहीं लगानी है गाना बना लिया तो वो आप सोचोगे गाना कौन सा बनाया था, क्या करना था, और किसी चीज से कोरिलेट कर दिया तो ये सोचना पड़ेगा कोरिलेट किससे। तो मतलब ये है कि वहीं का वहीं आपको याद कर लेना वी, जैसी विसिनल आएगा आपको याद करना वी का मतलब उंगली उठा कर अगल बगल में दो हेलोजन एटम, ठीक है। अब अल्फा ओमेगा है, अल्फा ओमेगा मतलब अगल बगल, ये अगल बगल का तो छोड़ दो, अब अल्फा ओमेगा मतलब पहले और टर्मिनल कार्बन पर अगर लगा हो तो चेन के फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर, जैसे 1 2 3, यहां पे मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहां पे क्लोरीन लगा दिया, तो अगर फर्स्ट और लास्ट पे अगर लगा है, फर्स्ट और लास्ट पे अगर लगा है तो वो हमारा अल्फा ओमेगा है, ठीक है, ये अल्फा ओमेगा है। तो ये 4 में भी हो जाएगा, अगर 4 की चेन बनाए तो पहले पे और लास्ट वाले पे लगाना है, फर्स्ट और 4 पे, जब भी वो अल्फा ओमेगा कहलाएगा। तो अगर अल्फा ओमेगा का मतलब ये है फर्स्ट और 4 पे। अब मेन जो है वो आपका ये फर्स्ट 2 है, यानी जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। तो ये तो हमारा टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड था, इसके आगे रिएक्शन है, क्यों ये पढ़ते हैं उसको आगे हम पढ़ेंगे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है एल्किल हैलाइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, किस कार्बन एटम से मतलब हैलोजन लगा है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो पहले तो ये देखना है कि कितने हैलोजन एटम है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, फिर डाई के अंदर फिर 3 है, जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो यहां तक तो सब आपको याद हो गया होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड, ठीक है। सो फिर हम नाउ टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड on the basis of nature of carbon atom to which halogen is attached, nature of carbon to which halogen is attached, किस तरह के कार्बन से हैलोजन जो है वो अटैच्ड है, तो उसको हम देखें। अब इसके बेस पे होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी को देखते हैं पहले, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो इसमें एक है हमारा, फर्स्ट इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड, तो पहला हमारा हो गया प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड वो होता है जहां पर हैलोजन जो है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड वो होता है जहां पर हैलोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन से लगा हो। अब प्राइमरी कार्बन कौन सा है, तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो कि एक कार्बन से लगा हो, ठीक है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड केस के अंदर क्या होता है, जैसे ये CH3, ये CH2 और ये Cl मैंने लगा दिया, तो इसमें जो हैलोजन एटम जो लगा है, पहले उस कार्बन को आप देखो, जैसे ये हैलोजन एटम है हमारा, ये हैलोजन एटम है, ये लगा है इस कार्बन से। तो ये इसका नेचर क्या है, ये कार्बन एटम कितने कार्बन से लगा है, तो ये कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से लगा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी। इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री। तो प्राइमरी और 1 डिग्री। तो अगर हैलोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन एटम से लगा है, मतलब हैलोजन जिस कार्बन एटम से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है, मेन ये है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना बच्चों का पता उसके पेरेंट्स से पता लगता है, तो ऐसी ये जो है कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसका नेचर क्या है। अगर वो प्राइमरी है तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, अगर वो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, अगर वो टर्शरी है तो टर्शरी एल्किल हैलाइड। क्वार्टरनरी एल्किल हैलाइड नहीं होता, क्यों, वो हम बताएंगे आपको। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड मतलब अगर मैं बताऊं तो ये CH3 फिर CH2, ये Cl। अब इसकी बात करें तो इसमें जो है ये भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये भी क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये हैलोजन और हैलोजन जो है इस कार्बन से लगा है, और ये कार्बन जो है ये प्राइमरी है क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से लगा है, ये इस कार्बन से लगा है, तो पीछे ये सिर्फ एक कार्बन से लगा है और कहीं से ही नहीं लगा हुआ है। तो ये कार्बन जो है ये भी प्राइमरी है, यानी 1 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड जिस कार्बन से लगा है वो एक कार्बन से लगा है। अब देखो ये जो कार्बन है ना ये टर्शरी है, क्योंकि ये 3 कार्बन से लगा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो ये भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो ध्यान ये करना है, एल्किल जो है हैलाइड जो हैलोजन जो है वो जिस कार्बन से लगा है
उसका नेचर क्या है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है। अगर हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो पीछे एक ही कार्बन से लगा है तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और वो 3 से लगा है तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया। अब देखते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड टू सेकेंडरी एल्किल हैलाइड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड वो एल्किल हैलाइड होता है जहां पे जो हैलोजन जो पार्ट है वो जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा हो। साइंस के अंदर बस यही है कि आपको दिमाग लगाना है और दिमाग का भी सीक्वेंस बिठाना है कि किस अरेंजमेंट दिमाग लगाना है। ये साइंस के अंदर थोड़ा अलग होता है जो बाकी सब्जेक्ट के अंदर नहीं होता, कि कोरिलेशन जो है दिमाग की जो ब्रांचेस बनती हैं, दिमाग का जो आपको यूटिलाइजेशन करना है कि कहां पर किसको मैच करना है, पूछा क्या गया है उसके हिसाब से ढूंढ के निकाल के लगाना है कि भाई ये करना है, दैट इज साइंस। इसलिए साइंस को थोड़ा सा टफ मानते हैं। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड मतलब वो एल्किल हैलाइड जहां पर हैलोजन जो है वो सेकेंडरी कार्बन से लगाओ, जैसे ये है यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर जो है ये H, ठीक है। अब ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो जो है वो 2 कार्बन से लगा है। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये हैलोजन ये यहां पर इस कार्बन से लगा है और ये 2 कार्बन से लगा है, इधर से भी लगा इधर से भी लगा, सो दैट इज सेकेंडरी कार्बन। तो ये सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, सो दैट इज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, यानी 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हम इसको बोल देंगे। तो 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, तो मतलब ध्यान ये करना है हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसका नेचर देखना है। अगर वो सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, अगर वो टर्शरी है तो टर्शरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसका नेचर क्या है, उसके बेस पे उस एल्किल हैलाइड का कैटेगराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी यानी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। अब देखते हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड। टर्शरी एल्किल हैलाइड में क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी टर्शरी एल्किल हैलाइड। इसके अंदर क्या है कि अगर हैलोजन जो है जिस कार्बन से लगा है वो अगर 3 कार्बन से लगा है सो दैट इज टर्शरी एल्किल हैलाइड, ये हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है ये हमारा इस कार्बन से लगा है और ये फिर 3 कार्बन से लगा है, तो आपको वो देखना है। तो ये हमारा टर्शरी एल्किल हैलाइड, ये हमारा ये हो गया। तो ये हमारा 1 2 3, तो ये कार्बन जो है ये हैलोजन से भी डायरेक्टली लगा है और ये 3 कार्बन से भी लगा है, सो दैट इज टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी एल्किल हैलाइड ये हमारा हो गया, तो दैट इज टर्शरी एल्किल हैलाइड, ठीक है, समझ में आया। सो दैट इज टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो ये टर्शरी एल्किल हैलाइड हो गया। अब क्वाटरनरी एल्किल हैलाइड नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाटरनरी एल्किल हैलाइड्स आर नॉट पॉसिबल, एल्किल हैलाइड्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन जो है 4 कार्बन से लगा होगा और 4 कार्बन से लगने के बाद फिर उसके पास कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट ही होता है, तो क्वाटरनरी एल्किल हैलाइड नहीं होगा। जैसे ये हमारा क्वाटरनरी कार्बन है, 4 कार्बन से लग गया, जैसे CH। अब मैं अगर यहाँ पे Cl लगा भी देता हूं तो ये कार्बन इससे लगा हुआ है जो कि पीछे से 1 कार्बन से लगा, दैट इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, ये प्राइमरी। तो क्वाटरनरी कार्बन जो है वो खुद 4 कार्बन से लग गया तो उसके अगल बगल में वैलेंसी बची ही नहीं, तो क्वाटरनरी नाम का कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं होता। क्वाटरनरी एल्किल हैलाइड भी नहीं होगा, क्वाटरनरी अल्कोहल भी नहीं होगा, क्वाटरनरी कार्बन होगा बस। क्वाटरनरी कार्बन के बाद उसके बाद फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि क्वाटरनरी जो कार्बन है वो 4 कार्बन से लग गया तो उसके पास कोई भी वैलेंसी बची नहीं, तो उसके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगने के लिए बचा नहीं। तो ये हमारे 4 तरह के हो गए, मेनली 3 तरह का हुआ, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शरी एल्किल हैलाइड, क्वाटरनरी होता नहीं। अब जो एक और नेचर होता है वो और ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, उसके अंदर एक होता है वाइनिल और एक होता है एलाइल। एलाइल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड, ये 2 तरह के होते हैं। तो अब देखते हैं एलाइल एल्किल हैलाइड और वाइनिल एल्किल हैलाइड। सो पहले देख लेते हैं वाइनिल एल्किल हैलाइड, इसको विनाइल भी बोलते हैं, विनाइल एल्किल हैलाइड। ये अनसैचुरेटेड है। अभी तक जो हमने पढ़े उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें अगर सिंगल हेलोजन है, चाहे वो सैचुरेटेड से लगे अनसैचुरेटेड से लगे, वो मोनोहैलाइड ही कहलाएगा।
अगर वो प्राइमरी कार्बन से लगा है, चाहे वो सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, वो प्राइमरी ही कहलाएगा। तो उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जो है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट है। वाइनिल एल्किल हैलाइड या विनाइल एल्किल हैलाइड जो है, इसमें विनाइल ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है। इससे अगर हैलोजन लगेगा Cl तो ये विनाइल क्लोराइड कहलाएगा। ये विनाइल, ये इतना विनाइल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप है। अब याद कैसे करना है, फिर वही V पकड़ लेना है। तो विनाइल और एलाइल, देखो विनाइल और एलाइल ये अगल बगल में है। विनाइल और एलाइल जो है ये अनसैचुरेटेड है। एलाइल, एलाइल ये अनसैचुरेटेड। अगर आपने एलाइल पकड़ लिया तो विनाइल भी पकड़ लेंगे। एलाइल मैंने कैसे याद कर रखा है, देखो डबल एल है, डबल एल का मतलब डबल बॉन्ड है इसके अंदर। एलाइल कुछ ना कुछ टिकट में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, एलाइल तो डबल बॉन्ड है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH और फिर Cl आएगा। तो ये एलाइल ग्रुप है, एलाइल ग्रुप। अब याद कैसे करें, विनाइल के अंदर V, विनाइल के अंदर V तो दो डंडे, दो डंडे का मतलब दो कार्बन, दो डंडे का मतलब दो कार्बन एटम। और एलाइल के अंदर 3, ये विनाइल हो गया और एलाइल, V का उल्टा कर दिया, ये A हो गया, A में एक और बीच कट लगा दिया, तो ये 3 डंडे, 3 डंडे मतलब 3 कार्बन एटम। तो विनाइल में एक और कार्बन एटम जोड़ दिया और Cl को उधर खिसका दिया, तो दैट इज एलाइल। याद तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो एलाइल ग्रुप में 3 कार्बन एटम होते हैं और विनाइल ग्रुप में 2 कार्बन एटम होते हैं। तो विनाइल और एलाइल, तो ये विनाइल है, ये एलाइल है। इसमें 3 कार्बन एटम होंगे, यानी विनाइल का ही एक, हम जैसे बोल रहे हैं कि वो होमोलोगस है, विनाइल का अगला होमोलोग एलाइल है। कि विनाइल और एलाइल में सिर्फ CH2 का फर्क है। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड एल्किल हैलाइड्स हो जाएंगे। ऐसे ही एक बेंजाइल होता है, बेंजाइल। बेंजाइल में क्या होता है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये 3 ग्रुप होते हैं। तो बेंजाइल में क्या होता है, बेंजीन रिंग होगा, उसके बाद कार्बन होगा और उससे हाइड्रोजन लगा होगा, तो बेंजाइल भी पढ़ लेते हैं। तो ये विनाइल आपने पढ़ लिया, विनाइल में 2 डंडे मतलब 2 कार्बन। तो ये विनाइल, एलाइल और बेंजाइल, वाई जिसमें लगा है वो अनसैचुरेटेड ही मानिए। ठीक है, तो ये हमारा बेंजाइल हो जाएगा। आप बेंजाइल, तो बेंजाइल क्या है, बेंजाइल, बेंजाइल तो इसमें बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन के बाद जो है इसके एक कार्बन लगा होता है, तो ये बेंजाइल ग्रुप है। इसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उस नाम से जाना जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल, मतलब इसमें इस कार्बन पे अल्कोहल लगा दिया, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजल्डिहाइड, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड OH लगा दिया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। बेंजोइक एसिड, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड OH लगा दिया, तो हम पढ़ रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो ये Cl, पीछे CH2 लगा देना, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। तो बेंजाइल में ध्यान रखना, बेंजीन से सीधा नहीं लगा होता। ये जो है ये यहां पर कंफ्यूजन दूर करें आप कि ये जो है ये क्लोरोबेंजीन है। ये सीधा बेंजीन से अगर क्लोरीन अटैच हो गया, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, CHLORO, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और बेंजीन के बाद CH मैंने लगाया है, बेंजीन के बाद थोड़ा सा CH लगाया, थोड़ा सा नहीं पूरा सा लगाया। बेंजीन के बाद CH2 लगाया, फिर क्लोरीन लगा दिया, तो बेंजीन और Cl के बीच में CH2 सैंडविच हो गया है। तो ये बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हैलाइड आ जाएगा, ये बेंजाइल ग्रुप है। तो बेंजाइल, क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड एक तरीके से बोले होमोलोग है, CH2 का फर्क है। ठीक है ना, इसमें और इसमें CH2 का फर्क है। तो बेंजाइल के अंदर बेंजीन और CH2, बेंजाइल, बेंजीन और CH2, तो ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया और ये क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्टली क्लोरीन या हैलोजन लगा होता है। इसको एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। देखो, इसको एराइल हैलाइड भी बोलते हैं, एराइल हैलाइड, क्योंकि ये जो है ये एराइल ग्रुप होता है। इसको एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। बस इसमें ये है कि ये बेंजाइल, बेंजाइल और एराइल, ठीक है ना। इसके अंदर ये ध्यान रखें, बेंजाइल जो ग्रुप है, बेंजीन के बाद कार्बन, इतने ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, ये तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन के बाद जो है वो कार्बन है, इतने ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। और ये जो है सिर्फ बेंजीन जो है, इसको जो है इस पे अगर वैलेंसी फ्री होगी तो फिर इसको एराइल हैलाइड बोलेंगे, इसको एराइल, दोनों ही एरोमेटिक हैं। ठीक है, तो ये मेन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है हमारा, on the basis of number of halogen atom, on the basis of type of carbon atom and
तो इसके अंदर ऑन द बेस ऑफ अनसैचुरेशन एराइल, विनाइल, बेंजाइल, एलाइल, ये है हमारे। तो कुछ ना कुछ टेक्नोम लगा के आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखते हैं नेचर ऑफ जो कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या होता है। कार्बन किसी भी जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं तो देखते हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसी है। तो अब कार्बन जो है वो हल्का सा हैलोजन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है उसका नेचर देखते हैं। तो नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इस नेचर के बेस पे ही रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, तो ये है हमारा। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मैं इसको देखूं CH3Cl, ये मैंने बना दिया, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा CH3 और ये Cl। अब इसमें देखो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि वहां पे कार्बन है और कार्बन जो है वो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मेनली, एंड कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए जो है ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरह का होता है, पोलर और नॉन पोलर। तो एल्किल हैलाइड के अंदर ये जो बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट है। पोलर कोवेलेंट का मतलब ये है कि ये जो कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो करी है, जैसे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये है और क्लोरीन जो है उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ने भी शेयरिंग करी है, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है 5, 6, 7, 8 ये है, और ये कार्बन के हैं। चलो पूरा ही बना देते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। तो मैं इसको हाइड्रोजन को ऐसे कर देता हूँ, ये और ये जो है ये क्लोरीन की शेयरिंग है, क्लोरीन की शेयरिंग कर देते हैं ऐसे, पी ला ले लेते हैं, ये क्लोरीन। अब कार्बन की जो है ये कार्बन की, ये वाला भी आएगा इसमें, यहां से लेते हैं, ये कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया। अब देखो ये जो बॉन्ड है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर, वो तो आपको पता है ये लोन पेयर हैं, जो बॉन्डिंग में यूज नहीं आए वो लोन पेयर हैं, जो बॉन्डिंग में यूज आ गए वो बॉन्ड पेयर है। अब बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है। ये जो बॉन्ड पेयर है ये किधर शिफ्ट होकर रखा है, ये किधर जो है शिफ्ट हो गया। तो अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फोन कॉल, FON और ये Cl, ठीक है, फोन कॉल। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, तो फोन कॉल। ये चार जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं वो हमने देखे। कार्बन तो बहुत बाद में आता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 के आसपास होती है और इसकी 4, 3.5, 3 इनकी होती है, ठीक है, वो वैल्यू है। तो यहां पर ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड, ये बॉन्ड है। अब इसमें ये जो है ये खिसक के रहता है क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन की तरफ कैसे खिसकता है, मैं खिसका देता हूं इसको, हट जा। हाँ, तो ये जो हमारे बॉन्ड पेयर जो है ना, ये बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है कार्बन और क्लोरीन का, ये हमने देखा, ये यहां पर, और ये जो है ये हल्का सा क्लोरीन की तरफ खिसक जाता है। क्लोरीन की तरफ खिसक गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से दूर चला गया, तो कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, क्लोरीन बिकम्स नेगेटिव। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं CH3Cl और इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव, मतलब पार्शियल जो है ये चार्ज आ गया है, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ, जिसमें कार्बन बिकम्स स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन बिकम्स स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, या हेलोजन बिकम्स स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन बिकम्स स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मेक्स अ पोलर बॉन्ड। अब ये जो है ये पोलर बॉन्ड बन गया। पोलर होने से बहुत सारी प्रॉपर्टी में फर्क आता है, क्या क्या आता है वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब जो भी चीज पोलर होती है तो उसमें उसकी पोलैरिटी कितनी है वो निकलता है डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट मतलब न्यू, डायपोल मोमेंट किसे देते हैं, न्यू डी, इसमें डी बाई इसकी यूनिट होती है, तो ये होता है चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, चार्ज इनटू BLO नहीं, BLO चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा सर, BLO सर। तो ये BL चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, तो यहां पर ये जो बॉन्ड लेंथ है और ये चार्ज कितना आया, भाई फ्लोरीन होता तो चार्ज ज्यादा आता लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होती, क्लोरीन है तो चार्ज थोड़ा सा कम है लेकिन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है।
आयोडीन है तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है लेकिन चार्ज बहुत कम है, चार्ज सेपरेशन कम होगा क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, तो इसके बेस पे डायपोल मोमेंट आता है। तो हेलो एल्केन्स का डायपोल मोमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट्स ऑफ हेलो एल्केन, मतलब कौन ज्यादा पोलर है। अब यहां पे एक्सेप्शन है और एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो देखते हैं। तो हमें तो पहले तो ये देखना है कि डायपोल मोमेंट न्यू डी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, ये है। तो पहला जो हमारा कंपाउंड है वो CH3F ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं CH3Cl, CH3Cl ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं CH3Br, CH3 ये Br ले लेते हैं, और फिर ले लेते हैं CH3I, फिर ले लेते हैं CH3I, ये CH3 और ये I, ठीक है। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो चार्ज तो इधर ज्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ जो है ये थोड़ा सा चार्ज ज्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम है। क्लोरीन के अंदर चार्ज जो फ्लोरीन से तो कम है लेकिन इन दोनों से ज्यादा है, तो इसको मैं काफी बड़ा बनाता हूं और इसको छोटा बनाता हूं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा और इसको ये यहां पर, तो यहां पर इसका प्रोडक्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा आता है। क्लोरीन के लिए चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ का जो प्रोडक्ट है, चार्ज फ्लोरीन से कम है लेकिन बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन से बहुत ज्यादा है, तो चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ का जो प्रोडक्ट है ये क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा आता है। क्लोरीन ऊपर खिसक जाएगा, बाकी फ्लोरीन नीचे आ जाएगा, बाकी ऑर्डर वैसे ही रहेगा। तो मतलब डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं, डायपोल मोमेंट, तो सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट आता है वो एल्किल क्लोराइड का आता है, क्लोराइड्स का आता है। तो डायपोल मोमेंट ये जो है, मोमेंट मतलब प्रोडक्ट, डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3Cl इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर CH3F इसका होगा, फिर CH3Br इसका होगा, और फिर CH3I आयोडीन का कम होगा। ये ध्यान रखें आप, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे हल्का सा एक्सेप्शन आ गया है। एक्सेप्शन ये है कि क्लोरीन को उठा के ऊपर कर देना है, फ्लोरीन को उठा के नीचे करना है, क्योंकि क्लोरीन के अंदर जो है बॉन्ड लेंथ और चार्ज का जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा आता है। तो ये मेन जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। एक्सेप्शन जहां पे कहीं पे भी आए या ट्विस्ट जहां कहीं पे भी आए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पे ट्विस्ट आपको जल्दी जल्दी में जो है अगर आपने कर दिया तो फ्लोरीन का ज्यादा कर दोगे आप, और क्लोरीन का कम करोगे, लेकिन क्लोरीन और जो क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है और उसका जो चार्ज है वो ज्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और बाकी जो रेगुलर ट्रेंड है वो है उसकी। अब इसमें सबसे ज्यादा पोलर अगर माने तो क्लोराइड्स आर मोर पोलर, ठीक है। तो बढ़ते हैं और चैप्टर की तरफ। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि एल्किल हैलाइड्स के टाइप, एल्किल हैलाइड्स के टाइप हमने देखे वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्किल हैलाइड, कितने जो हैं हैलोजन लगा हुआ है एल्किल हैलाइड में, उसके बेस पे मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है। डाई के जो हैं वो फिर 3 टाइप्स हैं, जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। फिर हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तक होता है, क्वार्टरनरी होता नहीं। विसिनल फॉर वी एंड एलिल फॉर ए, फिर बेंजाइल और एराइल, वो हमने देखा। तो टाइप्स देखा। फिर हमने देखा कि कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है वो कैसा होता है। तो कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है, और ये जो है वो हैलोजन जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। और डायपोल मोमेंट हमने देखा, डायपोल मोमेंट जो है वो क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से, ऊपर से नीचे जो है डायपोल मोमेंट कम होता है, लेकिन क्लोरीन को जो है उठा के ऊपर रख देंगे तो क्लोरीन देन फ्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, मतलब फ्लोराइड जो है वो क्लोराइड से कम हो जाता है उनका डायपोल मोमेंट हमने देखा। तो अभी देखते हैं प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो आज हम बस प्रिपरेशन ही पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, कैसे एल्किल हैलाइड जो है बनाए जाते हैं। एल्किल हैलाइड जो है वो नेचर में नहीं मिलते हैं। अब एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है कि जो नेचर में मिलता है उससे ही आप बना लें। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का तरीका ये है, या कोई भी कंपाउंड बनाने का तरीका ये है कि जो नेचर में मिलता है उसको आप ले लें और उसको फिर मॉडिफाई करके या उसका डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दें। तो नेचर में हमें जो है वो अल्कोहल मिल जाता है। जैसे आप जानते हैं कि अल्कोहल जो है वो हम क्रॉप से बना लेते हैं, पोटैटो से बना सकते हैं अल्कोहल, शुगर केन से बना सकते हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है शुगर केन से अल्कोहल, और आप ग्रेप से बना सकते हैं। तो अल्कोहल जो है हम इजीली अचीव कर सकते हैं
क्योंकि अल्कोहल जो क्रॉप से बनता है, कैश क्रॉप जिन्हें बोलते हैं, तो क्रॉप से बनता है और क्रॉप का फिर हम जूस निकाल लेते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, बड़ी बड़ी डिस्टिलरीज लगी हैं जहाँ पे अल्कोहल बनाया जाता है। अब अल्कोहल को जो है वो मॉडिफाई करके हम दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल का बनाना हमारे हाथ में है। अल्कोहल इज प्रेजेंट इन नेचर, नेचुरल कंपाउंड है अल्कोहल। अब ये अल्कोहल तो पहला है हमारा फ्रॉम अल्कोहल्स, तो सबसे पहले हम अल्कोहल से ही देखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम, फर्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। अब अल्कोहल जो है इसमें OH ग्रुप हट जाता है और X ग्रुप यानी हैलोजन ग्रुप आ जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी हमारा जो है वो ROH, ये हमारा H प्लस X2 अगर मैं कर दूं इसमें प्लस X2, इसमें हैलोजन में लगा देता हूं, तो हैलोजन यहां से ये प्लस और ये X2, ये तो RX बन जाएगा। और बाकी जो है वो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने जो है कैटलिस्ट कौन सा लिया है, या फिर जो है वो ये हेलोजिनेटिंग रिएजेंट जो है, जो हैलोजन जो ऐड कर रहा है वो कौन सा लिया, उसके बेस पे बनेगा। तो यहां पर ये जो है, अब ये जो रिएक्शन है ROH प्लस X2, ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जनरली जो है अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अल्कोहल जो एल्किल हैलाइड, अल्कोहल और एल्किल हैलाइड इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो मतलब यहां पर X माइनस लग जाएगा और OH माइनस निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है OH माइनस, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और X माइनस जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इधर आ जाएगा और वो उसकी जगह ले लेगा। तो ये दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान रहे अल्कोहल और एल्किल हैलाइड जो है वो एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करते हैं। अब ये जो है अल्कोहल को कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, तो अब ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि हाउ अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्किल हैलाइड। अब देखिए कुछ जो रिएक्शन है वो बार बार बुक के अंदर या बार बार सिलेबस में रिपीट हुए हैं, वो 11th में भी रिपीट हुए हैं और वो 12th में भी रिपीट हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो अल्कोहल का लूकास रिएजेंट के साथ, सो अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ लूकास रिएजेंट इज कन्वर्टेड इनटू एल्किल हैलाइड। तो मतलब क्या है अल्कोहल लूकास रिएजेंट, अगर हम देखेंगे लूकास रिएजेंट क्या है, सो लूकास रिएजेंट जो है ये कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इसको लूकास रिएजेंट बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लूकास रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इसको लूकास रिएजेंट बोलते हैं। ध्यान रखें आप, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl, और ये एक तरीके का हैलोजिनेटिंग रिएजेंट है, ये हैलोजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहां पर हैलोजन जो है क्लोरीन है, तो एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, क्लोरीन देता है। जब भी हम HCl को और ZnCl को मिलाते हैं तो क्लोरीन ये बना के देता है। तो ये हमारा, तो पहला हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम लूकास रिएजेंट या अल्कोहल। सो फर्स्ट इज अल्कोहल प्लस लूकास रिएजेंट, अल्कोहल प्लस लूकास रिएजेंट। अब लूकास रिएजेंट मैंने आपको बता दिया क्या है। तो अल्कोहल के अंदर इन जनरल जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो ROH प्लस HCl, कंसंट्रेटेड है ये HCl कंसंट्रेटेड, और ये ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट, तो यहां पर RCl प्लस H2O ये बन जाएगा, RCl प्लस H2O। तो देखा आपने, ये OH हट गया और Cl वहां पर आ गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि अल्कोहल हमारे जैसे एल्किल हैलाइड है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वैसे अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल जो है ना, ये सबसे जल्दी जो है रिएक्शन करता है लूकास रिएजेंट के अंदर। तो ये जो चीज है, ये जो टॉपिक है लूकास रिएजेंट का अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ये अल्कोहल में भी है और एल्किल हैलाइड में भी है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो अल्कोहल जो है वो हमारे 3 तरह के होते हैं। तो पहले मैं इसको, ये जो है ये मैं टर्शरी अल्कोहल ले लेता हूं, ये टर्शरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल, ये अल्कोहल। अब इसके साथ प्लस HCl कंसंट्रेट वही, और ZnCl2 एज अ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब आपने कंसंट्रेट HCl लिया, ZnCl2 लिया, उसके अंदर कंसंट्रेट HCl डाला, थोड़ी देर रखा, और इसके अंदर टर्शरी अल्कोहल जैसे ही मिक्स करेंगे वैसे ही आपको टर्बिडिटी नजर आ जाएगी। टर्बिडिटी मतलब सॉल्यूशन जो है वो टर्बिड होने लगेगा, मतलब वो क्लोराइड फॉर्मेशन करने लगेगा, क्योंकि क्लोराइड जो होते हैं वो हल्के से
व्हाइटिश कलर के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है अब देखिए है ये कि यहां पर ये टर्शरी जो है वो हैलाइड बन जाएगा, टर्शरी क्लोराइड बन जाएगा, CH3Cl प्लस H2O, ये हमारा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा टर्शरी जो है वो बन गया। अब देखिए ये रिएक्शन फास्ट क्यों है? ये रिएक्शन फास्ट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया आपको ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक तरीके से। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ये है कि यहां से OH बॉन्ड हटता है, यहां से OH बॉन्ड, ये OH हट जाएगा, तो OH जब हटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो यहां पे Cl माइनस लगेगा। अब आपको पता है कि टर्शरी कार्बन जो है, टर्शरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की अगर हम बात करें तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है तीनों में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, तो इसलिए वो झट से बन जाता है। जैसे ही वो देखता है टर्शरी अल्कोहल, जैसे ही देखता है कि उसके पास लूकास रिएजेंट आया है तो झट से वो कार्बोकैटायन में OH को बाहर फेंक देता है, कार्बोकैटायन में बदल जाता है। जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है वैसे Cl का अटैक हो जाता है। तो ये रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। तो इसलिए ध्यान रहे अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तीनों हैं तो उसमें टर्शरी अल्कोहल जो है ये सबसे जल्दी जो है ये रिएक्शन करेगा लूकास रिएजेंट के अंदर। तो मतलब अगर आपको ये डिटेक्ट करना है कि आपके पास जो अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल की स्मेल लगभग सेम होती है सभी अल्कोहल की, तो अगर आप स्मेल से तो पता कर नहीं पाएंगे प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी, तो तीनों का आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया ABC, ए के अंदर प्राइमरी है, सेकेंडरी, बी के अंदर सेकेंडरी और सी के अंदर जो हमारा थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर टर्शरी है। अब तीनों में लूकास रिएजेंट डालेंगे तो आप देखेंगे कि टर्शरी अल्कोहल, जो थर्ड वाला टेस्ट ट्यूब है टर्शरी अल्कोहल, उसके अंदर टर्बिडिटी बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब उसके अंदर रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा। सेकेंडरी के अंदर जो है वो हल्का सा गर्म करने पे आएगा और प्राइमरी के अंदर वो ऑलमोस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि सबसे जल्दी जो है वो अल्कोहल जो लूकास रिएजेंट जो देता है लूकास रिएजेंट के अंदर वो टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन जो बनता है, जो सबस्ट्रेट जो है वो कार्बोकैटायन में जो कन्वर्ट होता है वो टर्शरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, तो ये ध्यान रखें। ऐसे ही फिर हमारा जो है वो सेकेंडरी भी हो जाएगा। सेकेंडरी के अंदर ये CH3 ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 और ये H ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, प्लस HCl वही कंसंट्रेटेड HCl और ये ZnCl2 तो ये हमारा वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो OH हट जाएगा, CH3 फिर ये CH3 और ये H और ये Cl प्लस H2 ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, इसके अंदर आपको हीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर आपको हीटिंग करना पड़ेगा जब जाके रिएक्शन जो है वो होगा, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को देखूं CH3 CH2 OH प्लस HCl, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ZnCl2 तो ये CH3 CH2 और ये Cl प्लस H2 ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब ये रिएक्शन एक तरीके से नहीं देगा, इसको मैं हटा देता हूं, ये रिएक्शन ये देगा ही नहीं, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो यहां पे मैं ये क्रॉस का मार्क कर देता हूं। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो लूकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते, गर्म करने पे भी नहीं करेंगे। सेकेंडरी जो है वो गर्म करने पे रिएक्शन करेगा, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, तो हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करता है। और जो टर्शरी जो है वो आपका झट से रिएक्शन कर जाएगा। तो पहला जो है एक तो प्रिपरेशन ये भी है, लेकिन अब इसके साथ दिक्कत ये है कि ईल्ड यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं आती, यहाँ पर वाटर भी बनता है और वाटर के अंदर अल्कोहल जो है वो सॉल्युबल है, तो आपको वो डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईल्ड उतना अच्छा नहीं आ पाता, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है लूकास रिएजेंट से एल्किल हैलाइड बनाने का। अब जो बाकी प्रोसेस हैं वो देखिए, क्लोराइड को बनाना आसान है, ब्रोमाइड को बनाना भी थोड़ा बहुत आसान है। आयोडाइड और फ्लोराइड को बनाना, एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड को बनाना मुश्किल है। इसीलिए ये कुछ स्पेशल लोगों ने डेवलप करे हैं जो कि नेम रिएक्शन पर है, जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। तो पहला हमारा है अल्कोहल और लूकास रिएजेंट से, अल्कोहल लूकास रिएजेंट से हमने देख लिया। अब वो हम देखते हैं, हमने देखा कि लूकास रिएजेंट से कैसे वो रिएक्शन करता है। अभी देखते हैं अल्कोहल जो है वो ब्रोमाइड में कैसे बदलता है। तो लूकास रिएजेंट से तो आप जो है वो मेनली क्लोराइड ही बना पाएंगे, ब्रोमाइड जो है वो बनाना उससे उतना ज़्यादा नहीं है पॉसिबल। ब्रोमाइड बनाने के लिए आपको सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो अगर आप ब्रोमाइड बनाए, सो प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमाइड,
देखो क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाना ये थोड़ा आसान है, लेकिन फ्लोराइड और आयोडाइड बनाना ये मुश्किल है। फ्लोराइड इसलिए मुश्किल है क्योंकि फ्लोराइड बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आयोडाइड इसलिए मुश्किल है क्योंकि आयोडाइड बहुत स्लो रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन को भी कराना बहुत मुश्किल है। तो फ्लोराइड और आयोडाइड बनाना ये मुश्किल है, इसीलिए नेम रिएक्शन से कराए जाते हैं। इसीलिए इनको कराने के लिए कुछ स्पेशल जो है वो साइंटिस्ट ने स्पेशल तिकड़म बैठाया उसके नाम से, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमाइड फ्रॉम एल्कोहल्स, तो ये हमारा सेकंड है। तो इसके अंदर ये होता है अल्कोहल प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 में हम लेते हैं, तो ये हमारा ब्रोमाइड बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, प्लस NaHSO4। कौन बता पाएगा ये NaHSO4 का नाम क्या है? सोडियम बाइसल्फेट। जब भी H आता है, जैसे ये क्या है SO4, तो ये सल्फेट है, SO4 2-। अब इसके अंदर H लगा दूं तो HSO4-, ये बाइसल्फेट है। ऐसी अगर मैं देखूं कार्बोनेट, तो CO3 2-, तो ये कार्बोनेट है, और HCO3- लगा दूं तो बाइकार्बोनेट है। तो जब H आ जाता है तो बाई आ जाता है, तो ये सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर आ जाएगा हमारा, प्लस H2। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो जैसे कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो CH3 CH2 OH एथाइल अल्कोहल प्लस NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारा बन जाएगा ये एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2Br प्लस सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट तो फिक्स रहेगा क्योंकि वो हमारा आपस में रिएक्शन कर रहा है, और वाटर बन जाएगा। तो एथिल ब्रोमाइड, सोडियम बाइसल्फेट और वाटर। तो अगर आपको ब्रोमाइड बनाना है तो सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, उससे हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो अल्कोहल, ये भी हमारा अल्कोहल से ही है। तो अल्कोहल से एक तो लूकास रिएजेंट के साथ आपको क्लोराइड बना के देगा, और सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 ये आपको ब्रोमाइड बना के देगा। अब जो है वो दो चीजें हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम। अब तीसरा जो है वो, अच्छा एक चीज और है यहां पर, ये ध्यान देंगे आप कि ये जो है ये क्लोरीनेटिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे यहां पर सोडियम ब्रोमाइड जो है वो हेलोजिनेटिंग यानी ब्रोमिनेशन है, ये ब्रोमिनेशन करा रहा है, तो ब्रोमिनेटिंग एजेंट हो जाएगा। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन का एडिशन, तो क्लोरीनेशन वो लूकास रिएजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट है लूकास रिएजेंट। ठीक है, यहां पर अब देखते हैं। तो अब हमारे और भी कुछ रिएक्शन है, जैसे एक हमारा जो हेलोजिनेटिंग रिएक्शन के अंदर दो होते हैं हमारे फॉस्फोरस PCl3 और PCl5। इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो इनका जो रिएक्शन है वो याद करना आसान हो जाता है, और उनका बाय प्रोडक्ट भी याद करना आसान हो जाता है। अब स्ट्रक्चर पे कैसे, अगर PCl3 की बात करूं तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, PCl Cl और ये Cl। ठीक है ना, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, जिसमें से 3 ये बॉन्ड बना लिए, तो ये प्लेनर है एक तरीके से, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन PCl5 की बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये Cl और एक Cl ये और एक Cl ये, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आपको पता है कि इसके अंदर PCl5 के अंदर ये जो होते हैं ये एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। अब एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं और एक्सियल बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसी वजह से इसमें इसको जब गर्म करते हैं ना तो एक ही झटके में ये दोनों चीजें तोड़ देता है। ये यहां पर ये 2 स्टेप में टूटता है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं। एक में तो ये तोड़ देगा, PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो है ये तीनों एक तरह के बॉन्ड हैं, तो ये एक साथ ये बॉन्ड तोड़ता है। बस बॉन्ड तोड़ने के तरीके पर है। PCl5 के अंदर है ये कि 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड हैं, तो आप जब गर्म करोगे तो एक्सियल बॉन्ड पहले टूटेंगे, बाद में फिर ये इक्वेटोरियल बॉन्ड टूट सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराएं, PCl3 के साथ रिएक्शन कराएं, तो उसमें सब इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो वो एक साथ टूटते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, तो इसका बाय प्रोडक्ट आपको याद हो जाएगा, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और ये रिएक्शन कई बार आया है कि किसमें क्या बनता है। तो दोनों ही रिएक्शन को देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, पहले PCl3 वाले को देख लेते हैं। PCl3 जैसे मैंने बताया आपको PCl3, अब PCl3 में आपको ये देखना है कि PCl3 का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ध्यान रखना है बस आपको। PCl3 का स्ट्रक्चर जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये आपको ध्यान रखना है।
देखो ये ध्यान रखने से और भी चीजें आपको ध्यान रहेंगे। एक तो स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा, PCl3 की हाइब्रिडाइजेशन भी आपको ध्यान रखनी है, वो भी पूछी जाती है। तो PCl3 इसको ये मान के चलना है PCl3 इज ट्रायगोनल प्लेनर। तो मैं ROH लेता हूं, ROH प्लस PCl3। अब यहां पे इसको गर्म करते हैं, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि इसमें आपको एक तो क्योंकि हम हैलोजन एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो एल्किल हैलाइड तो बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियस है, RCl बनेगा। अब बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो बाय प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, तो इसके तीनों क्लोरीन यहां पर आ गए, ठीक है। तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा, इसके तीनों क्लोरीन उठ के यहां आ गए, तो इसमें बनता है अब 3 क्लोरीन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये 3 क्लोरीन यहां पर आएंगे R के साथ, तो इसको 3 लगा दिया। अब ये 3 ले लिया तो आपने ये भी 3 ले लिया। अब जो है ये 3 OH है, 3 OH ने 3 क्लोरीन से रिप्लेस हो गए हैं, एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 3R तो 3R, ये तो हमारा बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, 3 OH है और एक है, तो यहां पर POH होल थ्राइस ये आ गया हमारा, ठीक है। इसको H3PO3 भी बोलते हैं, H3PO3 भी बोलते हैं, ठीक है। H3PO3 का नाम बताओ आप क्या है? एक होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एक होता है फॉस्फोरस एसिड H3PO3, ठीक है। तो फॉस्फोरस एसिड है ये, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है PCl3 जो है इसमें एक ही झटके में तीनों बॉन्ड हटेंगे और 3 OH उधर लग जाएंगे, बस ये है, बस 2 ही चीजें बनती हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड बनेगा और H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड बनेगा, ये ध्यान रखना। और यहां पे 1:3 का रेशियो है, मतलब 3 अल्कोहल लेंगे और 1 पार्ट जो है वो हेलोजिनेटिंग जो रिएजेंट है हमारा PCl3 क्लोरीनेटिंग रिएजेंट जो है वो लेंगे। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद है तो बाय प्रोडक्ट इजी है याद करना। तो इसके अंदर ये है कि अगर मैं ये तीनों जो है वो Cl हट जाएंगे और तीनों Cl की जगह 3 OH आ जाएंगे, तीनों Cl हट जाएंगे और 3 इसकी जगह 3 OH आ जाएंगे, 3 OH आ जाएंगे, ये 3 OH आ गया POH। अब क्योंकि 3 OH आए हैं तो 3 OH लेना भी पड़ेंगे, तो इसलिए 3 अल्कोहल, अब 3 OH दे कौन रहा है, OH तो अल्कोहल ही दे रहा है, तो 3 ROH लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग और कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अब हम बात करते तो इसमें अल्कोहल अगर PCl3 के साथ लेते हैं तो अल्कोहल का 3 पोर्शन और जो PCl3 उसका 1 पोर्शन, तो हमारा फिर एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और उधर बनेगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3, ठीक है। लेकिन अगर आप PCl5 लेते हैं, अगर आपने PCl5 ले लिया, तो PCl5 के अंदर आपको ध्यान ये रखना है, PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है Cl और ये Cl, ठीक है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 बॉन्ड पहले टूटेंगे, ये 2 बॉन्ड पहले टूट गए तो फास्फोरस की 2 वैलेंसी जो है फ्री हो गई, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो उससे ध्यान रखने से होगा क्या कि आपको वो याद हो जाएगा, हमारा काम याद कराना ही है। PCl5 ये आपने ले लिया और यहां पर जो है PCl3 तो इंटैक्ट रहेगा, PCl3 इंटैक्ट रहेगा, इतना पार्ट इंटैक्ट रहेगा, ये नहीं टूटेगा इसमें, और ये 2 टूट जाएंगे तो PCl3 तो बचा रहेगा। अब जो 2 क्लोरीन टूटे हैं उसका क्या होगा, तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है इसका ऑक्सीजन, तो POCl3 बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। POCl3 वेरी इंपॉर्टेंट, सो POCl3 बाय प्रोडक्ट बनता है। एक हमारा बन जाएगा हाइलाइटर, ये हमारा एक हमारा बन जाएगा RCl, एक हमारा बन जाएगा POCl3, ठीक है। अब देखो यहां से 2 क्लोरीन मैंने निकाले थे, एक ये निकाला, एक क्लोरीन तो यहां लग गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से ClOH हट गया और Cl लग गया। एक क्लोरीन बचा है, वो एक क्लोरीन इस H के साथ जाएगा और ये जो O है ये फास्फोरस के साथ चला गया, तो मेरा POCl3 बन गया प्लस HCl भी बन गया। तो ध्यान रहे कि अगर आप पीछे वाली रिएक्शन देखेंगे, मतलब PCl5 के साथ, तो उसमें जो है वो HCl नहीं बन रहा है, उसमें बाय प्रोडक्ट जो है यानी प्रोडक्ट साइड जो है वो 2 चीजें हैं, एल्किल हैलाइड है और वो फॉस्फोरस एसिड है, HCl नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप इसकी तरफ देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें HCl बन रहा है, और कैसे बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि PCl5 जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड टूट जाते हैं, 2 क्लोरीन निकाल देता है, उस 2 क्लोरीन की बजाय वो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है ना। POCl3 ये स्ट्रक्चर बनता है एक तरीके से, P डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये Cl, ठीक है ना। ट्राइगोनल पिरामिडल मान लो एक तरीके से, ये सॉरी हाँ पिरामिडल स्ट्रक्चर मान लो ये, ठीक है। तो ये हमारा ये
इसके अंदर POCl3 और इसके अंदर HCl बनेगा। PCl5 के अंदर HCl बनेगा क्योंकि वहां दो अलग अलग टुकड़ों में क्लोरीन निकलता है। एक क्लोरीन जो है वो एल्किल पार्ट के साथ लग गया ये, और एक क्लोरीन जो है वो H के साथ लग गया, इसका ऑक्सीजन जो है फास्फोरस ने ले लिया, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। तो POCl3 जो है यहां पर बन जाएगा। और ध्यान रहे POCl3 PCl5 के साथ बनेगा। POCl3 में P डबल बॉन्ड O है, ये P डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां पे दो क्लोरीन टूटे हैं तो दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लग गया और वो HCl बनेगा। और PCl3 के अंदर तीनों क्लोरीन टूट जाएंगे तो फास्फोरस जो है 3 OH से लग जाता है, तो POH होल थ्राइस वहां पर बनता है। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अब एक जो रिएक्शन है, देखिए मैंने बताया आपको क्लोराइड को बनाना आसान है, ब्रोमाइड भी थोड़ा आसान है, आयोडाइड मुश्किल है, फ्लोराइड भी मुश्किल है। अब जो है वो अगर आयोडाइड आपको बनाना है तो वो रेड फास्फोरस के साथ इजीली बन जाता है। रेड फास्फोरस मतलब क्या है, थर्ड हमारा ले लें अगर हम, सॉरी फोर्थ हो जाएगा ये, PCl5 हमने ले लिया, चलो कोई सा भी हो जाएगा, नंबर रहने देते हैं, ठीक है। नफरती चिंटू जो है वो नंबर को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है, क्या कर रहे थे, हाँ एल्कोहल, तो एल्कोहल को रेड फास्फोरस और कोई भी हैलोजन अगर आप लगाएं, अब यहां पे हैलोजन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, I2 हो सकता है, Br2 और I2 हो सकता है। इसकी प्रेजेंस में ये हमारा एल्काइल ब्रोमाइड, अगर आपने ब्रोमीन लिया है फास्फोरस के साथ, या फिर एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, आयोडाइड ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ, आयोडाइड को बनाना अभी भी मुश्किल है इसके अंदर, ये ध्यान रखें, आयोडाइड को बनाना क्या है, मुश्किल है। अब आयोडाइड को बनाने के लिए होता यह है कि भाई यहां पर जो है वो HI एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप ले लेंगे, जैसे HNO3 अगर आप ले लेंगे तो उसको बनाना थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये आयोडाइड जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। तो मतलब अल्कोहल को अगर आपको ब्रोमाइड या आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो रेड फास्फोरस जो है वो थोड़ा अच्छा काम करता है। रेड फास्फोरस और X2, अगर ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमाइड बन जाएगा और आयोडीन लिया है तो आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। अब जो बेस्ट तरीका है अल्कोहल को, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, देखिए होता यह है, प्रोसेस कई तरह के होते हैं। एक होता है लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस में होता यह है कि आपको चीज प्योर चाहिए होती है, ठीक है ना, प्योरिटी उसमें ज्यादा होनी चाहिए, चाहे भले ही यील्ड कम आए तो उससे आपको प्योरिटी जो है, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, ऑब्जर्वेशन जो है ज्यादा करनी पड़ती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर होता यह है कि आपको यील्ड ज्यादा आए, प्योरिटी चाहे भले ही कम आए, क्योंकि इंडस्ट्री में काम जाना है और वो सस्ता प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर क्या है, यील्ड ज्यादा आनी चाहिए, और लैब प्रोसेस के अंदर क्या है कि प्योरिटी ज्यादा आनी चाहिए, चाहे भले यील्ड कम आए। तो वो दो अलग अलग जो है वो प्रोसेस हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुड बी चीप प्रोसेस। इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है वो सस्ता प्रोसेस होना चाहिए, यील्ड जो है वो ज्यादा आनी चाहिए, प्योरिटी कम आए चलेगा। तो मतलब अब इंडस्ट्री के हिसाब से जो आयोडाइड जो बनाए जाते हैं, जो बेस्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डार्जन नाम के साइंटिस्ट ने ये पूरा प्रोसेस डेवलप करा है, तो दैट इज डार्जन्स प्रोसेस। अब डार्जन्स प्रोसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंडस्ट्री ने इसको अपना लिया डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देखोगे जब आपको पता लगेगा, तो इसके अंदर क्या है, अल्कोहल ROH प्लस SOCl2। अब ये जो है ये थायोनाइल क्लोराइड है, इसको ध्यान रहे। थायोनाइल क्लोराइड के जैसा ही एक होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2Cl2। देखो उससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको ये बता रहा हूं, कभी कभी जो है वो IIT के अंदर ये थोड़ा क्वेश्चन दे देता है। अब IIT के अंदर ये आ चुका है तो आप नीट के अंदर भी पूछ सकते हैं, और ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सल्फ्यूराइल SO2Cl2, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, ये थायोनाइल क्लोराइड। SO मतलब सल्फर एक ऑक्सीजन, तो इसको थायो बोलते हैं, और सल्फ्यूराइल तो SO2Cl2। सल्फ्यूराइल क्लोराइड जो है ये डाई इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, हाईली कैंसरस, शुड नॉट बी यूज्ड। और इसके जो वेपर्स होते हैं बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, और इसका पानी में इंसॉल्युबल है, इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप नाले आले में भी डालेंगे तो उसमें जो उसका लाइफ जो फ्लोरा फौना है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड को आपको
भूल जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला ये है SO2Cl, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड जो है ये इंपॉर्टेंट है। थायोनाइल क्लोराइड ये उतना ज्यादा घातक नहीं है, थायोनाइल क्लोराइड, क्योंकि एक कम ऑक्सीजन है। तो SOCl2, अब ये जो है ये ROH और SOCl2 जब आपस में मिलते हैं तो वही हमारा क्लोराइड बनेगा, RCl बनेगा, प्लस SO2 प्लस HCl गैस। अब है आसान ये है कि इसमें SO2 जो है ये गैस है, तो ये गैस बन के निकल जाती है, जो कि फिर उसमें कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड में यूज हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड में ये SO2 बन के गैस निकल गई, और ये HCl है ये भी निकाल लिया जाता है। इसमें क्या होता है, पायरिडीन डाल के HCl को निकाल लिया जाता है, पिरिडीन डाल के, ये पिरिडीन है हमारा, ये पिरिडीन डाल के HCl को निकाल लिया जाता है। तो पिरिडीन बेस है और HCl जो है वो एसिड है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये। तो बाय प्रोडक्ट जो है ये निकल रहा है। अब ली कैटलियर या ली चैटलियर, जो भी आप प्रोनाउंस करें, ली कैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से होता ये है कि जो SO2 और HCl है ये अगर निकलेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। अगर आप प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड चलेगा तो यील्ड आपकी आएगी। अब इंडस्ट्री के हिसाब से ये मेथड इसलिए सूटेबल है क्योंकि तीनों ही HCl इंडस्ट्रियल रिएजेंट है, SO2 इंडस्ट्रियल रिएजेंट है, और ये तो आपको चाहिए, तो तीनों जो है वो काम के हैं, यील्ड बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। और ये जो है ये कम लगता है, अल्कोहल थोड़ा ज्यादा लगता है, तो जो आपके पास है वो ज्यादा लग रहा है, जो इजीली अवेलेबल है वो ज्यादा लग रहा है, जो कम अवेलेबल है कम लग रहा है, कॉस्ट जो है वो कम आती है। इसीलिए ये डार्जन्स प्रोसेस जो है इंडस्ट्री के अंदर सूटेबल प्रोसेस है बनाने के लिए, क्या एल्किल हैलाइड बनाने के लिए डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान है, डार्जन्स प्रोसेस इज द मोस्ट सूटेबल प्रोसेस, और डार्जन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो अपना टार्जन है। टार्जन मतलब थायोनाइल क्लोराइड। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्या होता है, कभी कभी जो है हम जब नया पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। वो कंफ्यूजन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको दे देगा डार्जन्स प्रोसेस में, इन डार्जन्स प्रोसेस वी यूज दिस SO2Cl2, फॉर्मूला ही दे देगा कभी कभी नाम दे देगा, सल्फ्यूराइल, थायोनाइल एक जैसे नाम है, तो उसको दूर करने के लिए सल्फ्यूराइल, मैं बोल रहा हूं ना सल्फ्यूराइल, सल्फर ही सल्फर, बहुत ज्यादा खतरनाक, सल्फर ही सल्फर, सल्फ्यूराइल SO2Cl2, और थायोनाइल तो अपना थायो बैंकॉक तो वो सुटेबल है, तो थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2, ये थायोनाइल क्लोराइड है और मोस्ट सुटेबल प्रोसेस। तो ये डार्जन्स प्रोसेस, तो हमने वो देखा अल्कोहल से जो है हमारे एल्किल हैलाइड हम आसानी से बना सकते हैं अल्कोहल से, और उसके जो है अल्कोहल के साथ आप लूकास रिएजेंट ले सकते हैं, अल्कोहल के साथ आप NaBrH2SO4 ले सकते हैं, अल्कोहल के साथ आप रेड फॉस्फोरस ले सकते हैं और X2 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, अल्कोहल के साथ आप PCl5 PCl3 ले सकते हैं, और अल्कोहल के साथ आप SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड ले सकते हैं। अब है ये कि इन सब ये सारे जो रिएक्शन है एक तरीके से सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पे OH निकलता है और Cl जो है लगता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होता यह है कि OH पूरा का पूरा जा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता यह है कि OH जो है वो पूरा का पूरा जा रहा है, R ये OH, अब OH पूरा हट जाएगा तो R पे पॉजिटिव आएगा, तो R कार्बोकटायन बनेगा। अब कार्बोकटायन में सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकटायन है वो टर्शरी कार्बोकटायन है, तो अल्कोहल जो सबसे ज्यादा रिएक्शन शो करता है वो हमारा टर्शरी अल्कोहल है। तो रिएक्टिविटी, अगर मैं रिएक्टिविटी करूं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स फॉर न्यू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके हमारा ये होगा टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा। ये है हमारा मतलब इस पूरे रिएक्शन के अंदर मैं अगर देखूं तो जितने भी हमने प्रोसेस पढ़े, चाहे वो डार्जन्स प्रोसेस हो, चाहे वो आपका लूकास रिएजेंट हो, चाहे वो PCl3 PCl5 के अंदर हो, सबके अंदर जो है वो टर्शरी अल्कोहल जो है वो आपको ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कम रिएक्शन देगा। ठीक है, ये हमारा था। अब जो है वो कुछ नेम रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया
कि फ्लोरीन और आयोडीन को बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब वो उसको मुश्किल इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन कंट्रोल नहीं होता और आयोडीन बनता नहीं। तो आयोडीन बनाने के लिए हमारे कुछ नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और फ्लोरीन बनाने के लिए, फ्लोराइड बनाने के लिए हमारा स्वार्ट रिएक्शन है। तो प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड एंड आयोडाइड, ये देखिए आप, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड एंड आयोडाइड, ये है प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड एंड आयोडाइड। अब इसमें है ये कि फ्लोराइड जो है ये फ्लोराइड जो है ये स्वार्ट प्रोसेस से बनता है और आयोडाइड जो है ये फिंकलस्टीन प्रोसेस से बनता है। तो मैं यहां पे फ्लोराइड लिख देता हूं, फ्लोराइड, और ये आ जाएगा यहां पर आयोडाइड, ये है। तो फ्लोराइड जो है ये स्वार्ट रिएक्शन से बनता है। अब वो नाम याद करने के लिए स्वार्ट, मैंने ऐसे याद करा हुआ है, स्वार्ट मतलब स्वच्छ, स्वार्ट्स, फ्लोराइड बनता है स्वार्ट्स, SWARTZ, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स से मैंने याद करा है स्वच्छ। मैंने कैसे याद करा मैं वो बताता हूं, बाकी आपकी मर्जी, कैसे भी याद करो आप। स्वच्छ मतलब सफाई, स्वच्छ सफाई, तो इसमें F आ रहा है। तो स्वच्छ सफाई, स्वच्छ सफाई, सफाई का मतलब F है। तो ये फ्लोराइड के लिए है, स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोराइड्स के लिए है, ठीक है ना। स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोराइड के लिए है और आयोडाइड के लिए अभी हम करेंगे। तो पहले स्वार्ट्स रिएक्शन देख लेते हैं, स्वच्छ सफाई रिएक्शन देख लेते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है? तो इसमें क्या होता है, फ्लोराइड का सॉल्ट लेते हैं, जैसे Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड, या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हैं, या सिल्वर फ्लोराइड भी ले सकते हैं। अब ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब हैलोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो हैलोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हैलोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड है। आप क्लोराइड आप इजीली बना लोगे, जैसे अभी हमने देखा, ब्रोमाइड भी आप बना लोगे। अगर क्लोराइड और ब्रोमाइड है आपके पास, तो उससे फ्लोराइड फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे है, जैसे RF, ये मैं RCl प्लस AgF2 ये हमने ले लिया। तो ये हम बना लेंगे फिर RF प्लस AgCl2, ये है हमारा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिल्वर फ्लोराइड। इसी के अंदर आप ये भी ले सकते हो, Hg2F2 भी ले सकते हो, COF2 भी ले सकते हो, कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हो, ये भी हम ले सकते हैं। तो इसमें से कोई सा भी रिएजेंट अगर आपने लिया है तो ये स्वार्ट्स प्रोसेस है, ठीक है। तो RCl प्लस AgF2, Hg2F2, COF2, कोबाल्ट फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, अगर आपने ये लिया है तो ये स्वच्छ सफाई मतलब। अच्छा, उसमें एक चीज और भी है कि सिल्वर जो है वो भी सफाई के काम में आती है। सिल्वर इज एंटीबैक्टीरियल, तो वो से भी याद है सिल्वर फ्लोराइड। मतलब कुल मिला के आपको फ्लोराइड कोई सा भी लेना है, वो फ्लोराइड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। फ्लोराइड जो है वो हैलोजन को हटा देगा, जो भी आपका ब्रोमाइड या क्लोराइड है उसको हटा देगा और उसकी जगह आ जाएगा। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट मतलब स्वच्छ सफाई, मैंने वैसे याद करा है, आपको जैसे याद है वैसे याद करो आप, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है। मेन ये है। अब है आयोडाइड। अब आयोडाइड जो है, आयोडाइड मतलब आयोडाइड याद करने के लिए आपको याद करना है आयोडीन याद करने के लिए आपको याद करना है फिंकलस्टीन आयोडीन। स्वच्छ सफाई F, स्वच्छ सफाई F, स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन तो आयोडीन, मतलब फिंकलस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने आयोडीन डिस्प्लेसमेंट मेथड का आविष्कार किया है, ठीक है। तो ये हमारा आयोडीन, तो फिंकलस्टीन में याद करना है। फिंकलस्टीन, टीन पे ध्यान दो, फिंकलस्टीन तो आयोडीन, जैसे फिंकलस्टीन बोले वैसे आयोडीन याद कर लेना। अब है ये कि फिंकलस्टीन आयोडीन, ये N है तो इसमें NaI यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, NaI, सोडियम आयोडाइड। इसके अंदर रिएजेंट जो है वो एक तरीके से फिक्स है, सोडियम आयोडाइड। तो फिंकलस्टीन तो आयोडीन, तो इसके अंदर सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं। इसका जो रिएक्शन है वो ये है, RCl या RBr प्लस NaI प्लस एसीटोन। ये एसीटोन के अंदर लेते हैं, एसीटोन, तो इसके अंदर आपका
प्लस NaCl, ये NaBr बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, अभी दूसरे पे बना देते हैं। ठीक है, फिंकलस्टीन तो आयोडीन, फिंकलस्टीन तो आयोडीन, स्वाट सफाई, स्वच्छ सफाई, फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन तो आयोडीन, फिंकलस्टीन तो आयोडीन। तो आयोडीन डिस्प्लेसमेंट मेथड है RCl प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन, तो ये हमारा हो जाएगा Ri प्लस NaCl। अब यहां पर आप Br भी ले सकते हैं, आप Br भी ले सकते हैं, यहां पर Br भी ले सकते हैं, RBr प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन, तो ये आ जाएगा Ri प्लस NaBr। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये एसीटोन क्यों लिया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है उसके आने के चांसेस ज्यादा है। एसीटोन इसलिए लिया गया है क्योंकि एसीटोन में ये NaCl और NaBr डिसॉल्व नहीं करते, प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो आपको पता है अगर बाय प्रोडक्ट को मैं बाहर निकालता चलूं, बाय प्रोडक्ट को बाहर निकालता चलूं तो रिएक्शन धकाधक फॉरवर्ड चलेगा और आपका यील्ड ज्यादा आएगा, तो यील्ड ज्यादा आएगा। इसी छोटी छोटी चीजों को सेट करने के लिए इन लोगों के नाम चलते हैं। जैसे आपको पता हो रदरफोर्ड को जो नोबेल प्राइज मिला वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए मिला, ठीक है ना। बहुत बारीकी से चीजों को सेट करा गया कि कौन सी चीज लगानी है, कौन सी चीज हटानी है। गोल्ड फॉइल मोस्ट मेलिएबल मेटल, सबसे पतली शीट उसकी बन सकती है, उससे ज्यादा पतली शीट किसी की बनी नहीं सकती। जिंक सल्फाइड स्क्रीन, स्किंटिलेशन, अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव चार्ज का पता लगाना कि एटम पे चार्ज होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एसीटोन, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे रिएजेंट है लेकिन एसीटोन ही लिया गया। एसीटोन इसलिए लिया गया क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट को हटाता चलेगा, बाय प्रोडक्ट हट जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलता चला जाएगा। मतलब लीक कैटलियर प्रिंसिपल का बहुत अच्छा जो है वो एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारा वो डार्जन्स प्रोसेस, बाय प्रोडक्ट हटे चले जाएंगे तो रिएक्शन आगे आगे चलता चला जाएगा। ये फिंकलस्टीन तो आयोडीन। तो ये हमारे कुछ कुछ जो है एल्किल हैलाइड, जो हमारा नॉर्मल एल्किल हैलाइड है, जिन्हें एलिफेटिक एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, उनका प्रिपरेशन का ये तरीका था। अभी एरोमेटिक भी देखेंगे।